हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों ज्वाइन करिए हमारी ऐप को, टेलीग्राम चैनल को, और लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों आज की कोशिश यही रहेगी कि हमारा कम्युनिकेबल पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद एक टॉपिक और आएगा नॉन कम्युनिकेबल के बारे में, और इस तरह से आपका कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल सबसे बड़ा टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारी कुछ डिजीज़ बच जाती हैं, जैसे कि जो मोस्ट कॉमन नहीं होती, जो फेमस नहीं होती, तो उनको हम लोग एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वायरल डिजीज़ पढ़ी, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया डिजीज़ के बारे में जिन्हें हम लोग बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बैक्टीरिया के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, तो बैक्टीरिया जो है इसे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो चलिए खाली जगह पे लिख लेता हूं यहाँ पर। बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था एंटोन वन ल्यू वन होक। आप लोग याद रखेंगे, स्पेलिंग लिख लीजिए, ANTON, एंटोन, वन VON, ल्यू वन होक, LEEWENHOOK। ठीक है ना? लिख लीजिए एक बार फिर से, ANTONY, एंटोनी, VON वॉन, LEEUWENHOOK, एंटोन वन ल्यू वन होक। और ये जो था, ये बंदा था होलैंड का, HOLLAND, होलैंड का, और 1683 में इसने वायरस के बारे में डिस्कवरी की थी। और इसी को इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी जानते हो ना? बैक्टीरियोलॉजी होता है स्टडी करना बैक्टीरियाज की, इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, BACTERIOLOGY, बैक्टीरियोलॉजी। एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज ल्यूवन होक। तो इसे जो है तब पहले 1863 में जब ल्यूवन होक ने दिया, तब इसने इसे बैक्टीरिया नाम नहीं दिया, बल्कि बाद में 1829 में, याद रखेंगे आप लोग, 1829 में एहरनबर्ग एक साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था वो, बेसिकली EHRENBERG, एहरनबर्ग एक साइंटिस्ट, ये बायोलॉजिस्ट था, जिसने इसे कहा फिर कि इसे हम लोग नाम रखेंगे बैक्टीरिया। ठीक है ना? और 1843 टू 92, ठीक है ना, 1843 टू 92 के दौरान लुइस पॉस्चर, जो बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, इसने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया किसमें, जो डिजीज़ हो जाती है ना, TB, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए अब हम लोग कुछ और फैक्ट्स जानते हैं, आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड में भी आ जाए। बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक है बैकिलस, BACILLUS, बैकिलस, ये रॉड शेप्ड होता है। दूसरा आ जाएगा रॉन्ड, जिसका नाम है कोकस बी, ROUND रॉन्ड, या COCCUS कोकस। तो ये रॉन्ड शेप्ड होते हैं, इसीलिए रॉन्ड है। उसी तरह से कॉमा शेप्ड होते हैं, स्प्रिलिम शेप्ड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। याद आप लोग एक चीज़ रखेंगे कि वॉक्समैन एक ये बायोलॉजिस्ट था, जिसे क्या मिला था, जिसे मिला था नोबेल प्राइज़। क्या हो गया? वॉक्समैन, WAKSMAN, वॉक्समैन एक बायोलॉजिस्ट था जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था। क्योंकि उसने डिस्कवरी की थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की। ये एंटीबायोटिक था। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ अ बैक्टीरिया जिसे हम लोग एज एन एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो ठीक है, एक और फैक्चुअल पॉइंट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबॉडीज़ को डिस्कवर किया था। ALEXANDER, अलेक्जेंडर, FLEMING, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबॉडीज़ को डिस्कवर किया था। तो चलिए इतना इंट्रोडक्शन बैक्टीरिया के लिए काफ़ी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसी डिजीज़ जो बैक्टीरिया से होती हैं, जो हमारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और डिजीज़ कार करते हैं, उन्हें हम लोग बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। तो फर्स्ट डिजीज़ जो है वो है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो है ना, बेसिकली ये नोज़ की या थॉट की डिजीज़ होती है। तो चलिए, कुछ बच्चे कहते हैं सीक्वेंस वाइज पढ़ाया करो, तो हम लोग सीक्वेंस वाइज ही पढ़ते हैं। डिप्थेरिया इज़ कॉज्ड बाय कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये आप लोग याद रखेंगे, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। स्टार्टिंग में ये अफेक्ट करता है थॉट को,
प्लस नोज़ को। ये एरो मैंने इसीलिए बनाया है, स्टार्टिंग में अफेक्ट करता है थॉट और नोज़ को, और अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए फिर ये स्किन में भी चला जाता है। तो चलिए हम लोग फिगर से देखते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, बस आने वाला है। और ये देख लीजिए, ये किसी बंदे का मौत है, तो ये देख लीजिए, यही है डिप्थेरिया। ठीक है ना, कितनी बुरी डिजीज़ है ये। तो चलिए हम लोग फिर से अपने इसकी तरफ वापस चलते हैं। तो बैक्टीरिया जो है, डिप्थेरिया जो है डिजीज़ है, याद रही ना आपको, नोज़ या थॉट की, और अगर ठीक ना किया जाए तो स्किन को भी इन्फेक्ट करती है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जब बैक्टीरिया जो है इंसान की बॉडी के अंदर यहाँ मुंह में चला गया तो तब कभी अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा, उसे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, तो 2 से 4 दिन तक। सिम्टम्स की बात करूँ, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, रैपिड पल्स, आपकी नब्ज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आपका गला जो है, अब जाहिर सी बात है मुंह में इन्फेक्शन है या किसी और चीज़ में, नोज़ में इन्फेक्शन है, तो नेक तो स्वोलन होगा ही, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, डायग्नाइसिस की, तो डायग्नाइसिस के लिए आप लोग रट्टा मार लीजिए, टेस्ट है SCHICK, चिक टेस्ट। यहाँ पर एस जो है साइलेंट रहता है, चिक टेस्ट। जैसे कि आप लोग याद रखेंगे मुर्गे का चूजे को हम लोग चिक कहते हैं, वही आप लोग यहाँ पर भी रखेंगे, चिक टेस्ट। एस जो है साइलेंट रहेगा। और दूसरा जो है नेसोफेरेंजियल स्वैब। नेसोफेरेंजियल स्वैब मतलब अगर नोज़ वाली साइड है तो देखिए, जो जैसे वो कोरोना में वो करते हैं ना स्वैब यूज़, वो नाक में डालते हैं या मुंह में से डालते हैं, फेरिनेक्स तक ले जाते हैं, तो उसी को हम लोग स्वैब कहते हैं। अगर नोज़ से डाला जाए तो नसो फेरिनेक्स में डाला जाए, माने हलक में डाला जाए, तो उसे हम लोग फेरिनेक्स कहते हैं। वही लिखा है नसोफेरेंजियल स्वैब। ठीक है दोस्तों। और दूसरा चिक टेस्ट। और अगर दवाई की बात करूं, ट्रीटमेंट की बात करूं, एक इंजेक्शन आता है एंटी डिप्थेरियम सीरम, इसे आप लोग इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस यूज़ कीजिए, तो वही यहाँ पर फुल फॉर्म है ADS, एंट्रा डिप्थेरियम सीरम। तो होप ये आपको डिप्थेरिया क्लियर हो गया होगा। याद रखने वाली इसमें एक ही बात है, किससे काज होता है और इफेक्ट किस पर, स्किन तो बाद में, लेकिन पहले थॉट और नोज़ पर। और दवाई याद रहे अच्छी बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करते हैं, वूपिंग कफ। वूपिंग कफ, अब कफ समझ लीजिए, कफ होता है खांसी, और वूप जो है ना ये एक वॉइस होती है, ये एक आवाज़ होती है। जब हम लोग खांसते हैं ना तो एक लंग से आवाज़ आती है, शी 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 की आवाज़ आती है, उसी को हम लोग वूप कहते हैं। तो इसीलिए उस आवाज़ की वजह से इसका नाम पड़ा वूपिंग कफ। और वूपिंग कफ इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। और जो बैक्टीरिया यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, बॉर्डिटेला परट्यूसिस, याद रखेंगे आप लोग। वूपिंग कफ इज काज्ड बाय बर्डिट्यूला परट्यूसिस। अगर 2 वर्ड याद नहीं रहते तो बर्डिट्यूला याद रखिए, अगर बर्डिट्यूला याद नहीं रखता परट्यूसिस याद रखिए, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो जाए। और काज्ड बाय किससे, बॉर्डिट्यूला परट्यूसिस, और वॉइस जो है वूप होती है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन होता है। अब डायग्नाइसिस वही है, थॉट स्वैब कल्चर, यानी कि हम लोग गले से क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं ना, जो कोरोना के टाइम वो स्वैब का यूज़ करते हैं, वहाँ से थोड़ा वो निकालते हैं। उसके बाद हम लोग उसे लाइब्रेरी में कल्चर करते हैं, यानी कि थोड़े वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उगाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिजीज़ किस तरह से बन रही है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें, ये बहुत ही फेमस आप तो हर बच्चे की ज़बान पर नाम होता है, एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है जब मोस्टली इसका इस्तेमाल किया जाता है जब गले में दर्द होता है, स्किन इन्फेक्शन होती है। लेकिन ये कफ़ है, और ये कफ़ किसकी वजह से है, गले में बैक्टीरिया होने की वजह से, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी एरिथ्रोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है, यही खाएंगे। ठीक है दोस्तों। और इसके लिए जो वैक्सीन होगी, अगर आपने बैक्टीरिया का नाम याद रख लिया होगा परट्यूसिस, तो वही परट्यूसिस वैक्सीन इसके लिए यूज़ की जाएगी। और कितने टाइम आप बोलिए, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स हम लोग लगाएंगे, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ 2 महीने का हुआ 1 लगा ली, 4 महीने का हुआ 2 लगा ली, 6 महीने का हुआ, 1.5 साल का हुआ, और लगभग 4 से 6 साल यानी कि 5 साल तक का हुआ, तो तब भी हम लोग उसे लगाएंगे। तो वो जो है इसे प्रिवेंट करेगा लाइफ टाइम के लिए, ताकि इसे ये डिजीज़ ना हो जाए।
ठीक है ना। और जो वैक्सीन होती है ना, उसमें यही बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए, हमारे बी सेल्स टी सेल्स डेवलप हो जाएं और इनको काउंटर एक्ट कर सकें। चलिए, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे टेटनस की। टेटनस आज तक आपने सिर्फ इंजेक्शन सुना होगा, लेकिन टेटनस एक्चुअल में डिजीज़ होती है। टेटनस भी बैक्टीरियल डिजीज़ ही होती है, जो काज होती है किसकी वजह से? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। याद रखेंगे आप लोग, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है ना। टेटनाई, टेटनाई टेटनस के रिलेटेड है, याद रह जाएगा। सिर्फ क्लॉस्ट्रीडियम रट्टा मार लो, यही पूछा जा सकता है। टेटनस का दूसरा नाम जो है लॉक जा है। लॉक जा यानी जबड़े जो है लॉक हो जाना है, और एक्चुअल में इसमें जबड़े ही लॉक हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देख लीजिए, फिगर से दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये जो जबड़े हैं ना, यहाँ पर ये वाला जॉइंट जो होता है ना, यहाँ पर ये लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मुंह नहीं खुल पाएगा, नहीं खुल पाता। बहुत सारे केसेस में ये हो जाता है, और ये मेनली होता है जब ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये अफेक्ट करते हैं नर्वस सिस्टम पर। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, डिजीज़ जो है ये क्या है, ये कौन सी डिजीज़ है? डिजीज़ जो है ये अफेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को, ठीक है ना। जब नर्वस सिस्टम कोई अफेक्ट करेगी तो ये जॉज को लॉक कर लेता है, क्योंकि हमारे चेहरे पर जो है ना 5 किस्म की वो ब्रांचेस होती हैं, किन की? वो रगें टाइप की होती हैं। एक हमारे मुंह के लिए, जबड़ों के लिए होती है, एक हमारे आँखों के लिए जो ब्लिंकिंग में हेल्प करती है, एक हमारे माथे के लिए, उसके बाद आँखों के लिए हैं, लिप्स के लिए हैं। और अगर लिप्स वाली डैमेज हो जाए तो वो मुंह जो है टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, लकवा मार जाता है। अगर आँखों में, तो आँखें बंद नहीं हो पाती। ये बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा, ये डॉक्टर्स की टर्म है, चलिए छोड़िए। तो अब हम लोग बात करेंगे टेटनस। टेटनस जो है ना, देख लीजिए, ये जो बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये किस तरह से एंटर होता है। जब आपको कोई वांट जब कोई ज़ख़म लग जाए, जब कोई ज़ख़म लग गया, तो ये जो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, ये ज़ख़म से अंदर चला गया। फिलहाल तो ये एक ही है। एक हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? तो ये जो है स्पोर्स देगा। स्पोर्स आपको अगर समझना है मोटे लफ्ज़ों में, एग्स देगा, ठीक है ना। स्पोर्स एग्स नहीं होता, ये छोटे छोटे ग्राउंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए एज एग्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं। अब ये स्पोर्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये बढ़ते जाएंगे, और जब ये बहुत सारे बन जाएंगे बॉडी के अंदर, ये प्रोड्यूस करेंगे टॉक्सिन्स तो जानते हो ना, हार्मफुल प्रोडक्ट्स। और वही जो है इफ़ेक्ट करेंगे नर्व्स को, और नर्व्स जानते हो ना, दिमाग की नर्व्स को अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जॉ लॉक हो जाता है। उसी को हम लोग टेटनस कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो है 6 दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक हो सकता है, डिपेंड करेगा कब तक ये अटैक कर आए आपके नर्वस सिस्टम को तब। सिम्टम्स की बात करूँ तो कन्वल्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीजर्स इसी को हम लोग कहते हैं, बड़े टाइम से मैं आपको बताते चले जा रहा हूँ। उसके बाद ट्रिस्मिस जो है ना, ट्रिस्मिस और लॉक जा ये एक ही बात है, ठीक है ना। ट्रिस्मिस दूसरा नाम है लॉक जॉ का। स्पैज़म ऑफ फेस नेक एब्डोमेन, स्पैज़म होता है कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, आपके फेस का कॉन्ट्रैक्शन, नेक का कॉन्ट्रैक्शन, यानी सिकुड़ जैसी जाती है। जब आपका फेस सिकुड़ जाएगा तभी आपका लॉक जा हो जाएगा, लॉक हो जाएगा आपका जबड़ा, और नेक की भी स्पैज़म और एब्डोमेन की भी। डायग्नोसिस की बात करूँ, CSF सेंट्रल ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना, इसे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ब्रेन को अफेक्ट करेगा, तो ब्रेन से सेरिब्रम से हम लोग फ्लूइड निकालेंगे, या स्पाइन से भी निकालेंगे, क्योंकि स्पाइन और ब्रेन इंटरलिंक्ड होता है। उसके बाद उसका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना बेटा। उसके बाद इसके और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हाइपोरीजिया, उसके बाद पेनफुल स्पैज़म है, स्पैज़म ऑफ फेरिनेक्स है, लैरिनेक्स है, कन्वल्शन है, उसके बाद फेशियल मसल्स का स्पैज़म है, बहुत सारे हैं, वो इम्पॉर्टेंट जानना नहीं है, आप लोग याद रखेंगे सिर्फ बैक्टीरिया का नाम। और ट्रीटमेंट की बात करूँ तो देख लीजिए, एक तो विटामिन डी की थेरेपी दी जाती है डिफरेंट तरीक़ों से, वो भी छोड़िए, आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन इंट्रावीनस यानी कि रगों में दिया जाता है। और एक वैक्सीन भी आती है, ये देख लीजिए DTS। ये वैक्सीन 3 डिजीज़ के लिए बेसिकली लगती है, डिप्थेरिया के लिए भी जो हमने ऊपर पढ़ी, टेटनस के लिए भी, और टेटनस को ही परट्यूसिस भी कहते हैं, यानी कि परट्यूसिस बैक्टीरिया का नाम है इसे मारने के लिए, इसलिए इसे हम लोग DTP भी कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा सीरम होता है, सीरम छोड़िए, ये तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, अगर आपको याद नहीं रहता कोई बात नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग याद रखेंगे बैक्टीरिया का नाम, आप लोग याद रखेंगे सिर्फ बैक्टीरिया का नाम, और ट्रिस्मस याद रख लीजिएगा, ट्रिस्मस जो हम लोग लॉकजा को ही कहते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं
ये तो हो गया यहाँ पर भी। अब हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। हाँ, लेप्रोसी। लेप्रोसी जो होता है ना, लेप्रोसी शायद इसको उर्दू में कोहड़ भी कहते हैं। कोहड़ ये स्किन की डिजीज़ होती है। क्रॉनिक इसलिए लिखा है, क्रॉनिक यानी लॉन्ग लास्टिंग, जो जल्दी से ठीक ना हो, जो बहुत टाइम ले ठीक होने में, उसी को हम लोग क्रॉनिक कहते हैं। तो लेप्रोसी इज कास्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज बैक्टीरियम लेप्रा, ठीक है ना। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा याद रखने के लिए तो ये तो सिमिलर ही नाम इनके हैं, तो आप इजीली याद रख सकते हो। और लेप्रोसी जो है ना, लेप्रोसी लेप्रोसी दो टाइप्स की होती है। एक तो लेप्रोमेटियस यहाँ पर लिखा है, दूसरा ट्यूबरक्यूलॉइड। लेप्रोमेटियस जो है ना, ये सिर्फ बाहर वाली साइड, ये स्किन पर अफेक्ट करती है, ठीक है दोस्तों, और जिसकी वजह से आपकी स्किन अच्छी नहीं दिखती, स्किन पर लेसन्स लेसन्स जो होता है ना, लेसन्स होता है ये मतलब दाग धब्बे लग जाते हैं, ठीक है। और दूसरी नंबर बात करें, जो ट्यूबरक्यूलॉइड होता है, ट्यूबरक्यूलॉइड जो है ये डैमेज करता है आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स, आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को, नर्व्स को, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्यूबरक्यूलॉइड। तो ये भी आपको याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, आप लोग याद रखेंगे। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। और टाइप्स ऑफ लेप्रोसी दो है, लेप्रोमेटियस और ट्यूबरक्यूलॉइड। लेप्रोमेटियस जो है स्किन, और ट्यूबरक्यूलॉइड जो है नर्व्स को डैमेज करता है। इंक्यूबेशन पीरियड लिखा हुआ है 2 से 5 साल तक। सिम्टम्स जो हाइपोपिगमेंटेड पैचेस, वही मैंने कहा, लेसन्स धब्बे पड़ जाते हैं जिस्म पर। और अगर ये बहुत ज़्यादा सेवियर हो जाए, हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो लॉस ऑफ सेंसेशन, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना इतना इफेक्ट अपना डालते हैं स्किन पर कि उसकी सेंसेशन, अगर आपको कोई मीट भी काट लेगा ना, आपको कोई असर ही नहीं होगा, ठीक है ना। और स्किन के अंदर थिक्ड नर्व्स जो है मोटी मोटी हो जाती हैं। चलिए छोड़िए, आप लोग ट्रीटमेंट का याद रखेंगे, BCG वैक्सीनेशन, ठीक है ना। BCG की फुल फॉर्म जो है लिख लीजिए आप, बैकिलस, BACILLUS, बैकिलस ऑफ कैलमीट, CALMETTE, कैलमीट, एंड AND एंड GUERIN, ग्यूरिन, ठीक है ना। होप आपको याद रह गई होगी, आप लिख लीजिए एक बार फिर से, BCG इज बैकिलस ऑफ कैलमीट एंड ग्यूरिन। इसका इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, एक तो मैंने अभी बताया किस लिए, लेप्रोसी के लिए, और दूसरा ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए भी, क्योंकि इसकी एक टाइप है ट्यूबरक्यूलॉइड, तो इसलिए इसका BCG आप लोग याद रखेंगे, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है, और लेप्रोसी के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा और भी मेडिसिन है। रिफेम्पिक्सिन जो है 600 मिलीग्राम की 2 हफ्ते तक खानी है। उसके बाद क्लोफेजिम जो है उसके बाद एक एक खाई जाती है, एक मंथ। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग ये याद रखेंगे, BCG वैक्सीन, बैकिलस ऑफ कैलमीट एंड ग्यूरिन, ये आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, और बैक्टीरिया का नाम। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं टाइफॉइड की। टाइफॉइड तो आप लोग बहुत सारे लोग जानते हो, टाइफॉइड क्या होता है, किस तरह से होता है। तो टाइफॉइड फीवर जो है, इट इज़ कॉज्ड बाय, शायद मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं भूल गया हूँ, तो चलिए लिख लीजिए, सैल्मोनेला टाइफी, SALMONELLA, सैल्मोनेला, TYPHII, सैल्मोनेला टाइफी से ये होता है, ये बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी। और एक बात, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है। वाटर बॉर्न का मतलब BORNE, BORN से कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, BORNE, वाटर बॉर्न डिजीज़। तो जो वाटर से फैलती हो, जो वाटर से एक से जगह दूसरी जगह चली जाती है, उसे हम लोग वाटर बॉर्न कहते हैं। तो टाइफॉइड इज काज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड आप लोग बता दीजिए, सैल्मोनेला टाइफी, इसी को हम लोग एंटीरिक फीवर भी कहते हैं। ये जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ होती है, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और इसके सिम्टम्स जो हैं, तो बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे बच्चों को टाइफॉइड हो जाता है, आपको पता है, वहाँ पर बुखार चढ़ता है, और भी बहुत सारे टॉक्सिक सिम्टम, छोड़िए, बुखार चढ़ जाता है। सेपरेट किस तरह से होता है, कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स, एक जगह पे बैक्टीरिया है, किसी टॉवल के ऊपर बैक्टीरिया है, दूसरा बंदा यूज़ कर लेता है, किसी खाने के ऊपर सैल्मोनेला टाइफी है, दूसरा बंदा यूज़ कर लेता है। उसके बाद भाई कैरियर्स होता है, जब मतलब कैरियर एक चीज़ को दूसरा चीज़ ले जाता है, उसी को हम लोग कैरियर कहते हैं। चलिए छोड़िए, तो मेल्स में ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है ना। मेल्स में ये देखा गया है, ये ऑब्जर्व की गई, ये सर्वे जब की गई पूरे वर्ल्ड में, तो ये बात देखी गई कि मेल्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेंगे, ये जो वाइडल टेस्ट है, वाइडल टेस्ट मतलब ये है कि टाइफॉइड जो है, इससे
किस तरह से पता किया जाता है कि टाइफॉइड हुआ है। तो जब हम लोग ये जाते हैं ना लेबॉर्ट्री में, हमें डॉक्टर भेजते हैं, तो वहाँ पर कौन सा टेस्ट होता है? वाइडल टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइडल टेस्ट, इसीलिए मैंने 4 बार बता लिया। वाइडल 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 टेस्ट आप लोग याद रखेंगे। तो अब जब हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स जो हैं इसके बहुत सारे हैं। मतलब कैसे पता चलेगा आपको टाइफॉइड हुआ है? बुखार जो है स्टेप बाय स्टेप आता रहता है। उसके बाद ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है ना, जो हमारे हार्ट की बीट होती है ना, जितना वो 1 मिनट में धड़कता है उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो जाती है, यानी कि स्लो हो जाना हार्ट बीट, स्लोइंग ऑफ हार्ट बीट। तो उसी को हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। लगभग कुल कोई 60 बीट पर मिनट कर पाता है हार्ट, उसी को हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। एंजाइटी तो पता है, एनोरीजिया भी बता चुका हूँ। एंजाइटी होता है परेशानी। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इन केस ऑफ टाइफॉइड WBC बढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन केस ऑफ डेंगू, आगे हम लोग पढ़ेंगे डेंगू, तो डेंगू के केस में WBC घट जाते हैं, ठीक है ना। ये आप फ़र्क याद रखेंगे कि टाइफॉइड के केस में WBC जो है इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन डेंगू के केस में डिक्रीज़ हो जाता है। अब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वही है, सिप्रोफ्लोज़ैसिन, क्लोरामफेनिकोल खाओगे आप लोग, सेफ्ट्राजोन खाओगे। सेफ्ट्राजोन तो मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि ये फ्री में आते हैं, इसलिए लोग बहुत सारे इसी को लगाते हैं, क्योंकि फ्री की चीज़ है तो जाने क्यों देना। तो चलिए वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कॉलरा की। कॉलरा क्या होता है? कॉलरा जो है, कॉलरा भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है कॉज्ड बाई कॉलरा विब्री या विब्रियो कॉलरा भी, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग शायद उर्दू में हैज़ा कहते हैं, हैज़ा ही शायद, क्योंकि मेरी उर्दू में कुछ प्रॉब्लम्स भी थोड़ी बहुत हैं। तो कॉलरा होता है हैज़ा, तो विब्रियो कॉलरा से होता है। तो जब कॉलरा हो गया तो आप लोग किस तरह से पता करोगे इसे हुआ है नहीं है? स्टूल होता है, टट्टी की एग्जामिनेशन करना, या रेक्टल स्वैब, यानी कि रेक्टम में हम लोग स्वैब का यूज़ करके फिर बाद में हम लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग मेन इंपॉर्टेंट याद रखोगे स्टूल एग्जामिनेशन। इसकी जो ये है क्या कहते हैं सिम्टम्स हैं, वॉमिटिंग है, उसके बाद पुर्जिंग है। पुर्जिंग जो होता है ना, पुर्जिंग होता है पानी टाइप का, वो निकलता है एनस से, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी बॉडी में हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग फिर लोग बाद में ग्लूकोज खाते हैं, इसबगुल खाते हैं, ताकि हमारा पानी की कमी जो है ना हो, ठीक हो जाए। इंक्यूबेशन पीरियड जो है, जब विब्रियो कॉलरा से आपको पता लग जाएगा तो 5 दिन में लगभग इंक्यूबेशन पीरियड ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो वही यहाँ पर लिखा है। अब सिम्टम्स छोड़िए, सिम्टम्स सबको पता ही है, डायरिया है, रैपिड डिहाइड्रेशन है। और पता कैसे लगेगा? सनकिन आइज़, लाल लाल आंखें हो जाती हैं, पेशाब कम होगा। जब डिहाइड्रेशन होगी तो जाहिर सी बात है पेशाब कम हो जाएगा। ड्राई माउथ, पानी की कमी है तो ड्राई माउथ, और ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। कोई नहीं पूछेगा, पूछेंगे यही वायरस का नाम पूछेंगे। उसके बाद किस तरह से स्टूल या रेक्टल स्वैब एग्जामिनेशन। और ट्रीटमेंट के लिए मेट्रोनिडाज़ोल का यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमन। नरफ्लॉक्सिन का भी यूज़ किया जाता है, मैं लिखना भूल गया हूँ, लिख लीजिए NARFLOXIN, नरफ्लॉक्सिन। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन। ये छोड़िए, ये दो याद रख लीजिए, क्या? मेट्रोनिडाज़ोल और नरफ्लॉक्सिन का यूज़ किया जाता है। एक और डिजीज़ मैंने लिखी है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो कि इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मैंने सिर्फ इतना रखा है कि ताकि आपको बैक्टीरिया का नाम रह जाए याद। प्लाग इज़ काज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है ना। और इसे जो है ट्रांसमिट करते हैं रोडेंट फ्लीज़ जो होते हैं, रोडेंट होते हैं जनरली, क्या रोडेंट होते हैं? रैट्स, चूहे ही होते हैं। तो ये कुछ फ्लीज़ रहते हैं जिनका नाम पड़ा है रोडेंट फ्लीज़, क्योंकि इनका कलर उनके साथ रिजेंबल करता था। चलिए छोड़िए, तो इन्हीं से ये ट्रांसमिट हो जाता है। नाम सिर्फ वायरस का नाम याद रख लीजिएगा, बैक्टीरिया का, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2 से 7 दिन इंक्यूबेशन पीरियड, और ट्रीटमेंट जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन या सिप्रोफ्लोज़ैसिन का यूज़ किया जाता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट कम्युनिकेबल के पार्ट की, जिसका है नाम है ज़ोनोटिक डिजीज़। ज़ोनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं? ज़ोनोटिक डिजीज़ बेटा वो डिजीज़ होती हैं जो एनिमल्स से ह्यूमन्स में फैलती हैं, ठीक है ना। वो डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमन में फैले उनको हम लोग ज़ोनोटिक डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल पहली नंबर डिजीज़ आ गई रेबीज़। रेबीज़ जानते हो ना, रेबीज़ तो हर एक बंदे को पता है,
नावर कन्फ्यूज। स्कैबीज़, एक स्कैबीज़ भी होती है, स्कैबीज़ होती है खुजली, रेबीज़ होती है वो जो कश्मीरी में हलक कहते हैं। तो इसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं हो जाना आप, रेबीज़ अलग है, ये नर्वस सिस्टम की डिजीज़ होती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। वही लिखा है यहाँ पर, डिजीज़ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें एक्चुअली क्या हो जाता है, वायरस जो है ना वो सलाइवा थ्रू, जैसे कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया तो वो सलाइवा जो है अगर अंदर चला गया, वही जो है उसमें वायरस होता है जिसका नाम लाइसा वायरस है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो वो जो है ब्रेन में चला जाएगा। जब वो ब्रेन में चला जाएगा तो आपको पानी से डर लगेगा, आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, आप जो है एमलेस भागते रहोगे, लोगों को काटते रहोगे। उसी डिज़ीज़ को हम लोग रेबीज़ डिजीज़ कहते हैं। तो इसका जो है वैक्सीन ही है फ़िलहाल, दवाइयाँ तो है नहीं, लेकिन अब बहुत सारी बन रही हैं, लेकिन कोई भी पावरफुल इफ़ेक्ट अभी तक इसके लिए मेरे हिसाब से नहीं आया है, क्योंकि जब अनकंट्रोल हो जाती है तो फिर तो इंसान की डेथ ही है अल्टीमेटली। तो चलिए रेबीज़ जानते हैं। रेबीज़ जो है डिजीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स में पाई जाती है। वार्म ब्लडेड समझते हो ना, देखो हम लोग ह्यूमंस जो हैं हम लोग वार्म ब्लडेड है, बहुत सारे एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं। और कोल्ड ब्लडेड जो है ना, जब अगर उनको गोली भी लग जाए ना, गन से गोली लग जाए, तो वो बहुत टाइम के बाद मरते हैं, क्योंकि गोली भी ज़्यादातर वार्म ब्लडेड एनिमल्स पर ही असर करती है। ठीक है ना। तो रेबीज़ जो है डिजीज़ है वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक अस, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल की डिजीज़ नहीं है। इसी को हम लोग दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया होता है डर। तो इस डिजीज़ में जब ये किसी डिजीज बंदे को हो जाए तो क्या होता है, उसे पानी से डर लगता है। और इवन अगर आप उसको बाल्टी, पानी की एक बाल्टी जो है फेंक दोगे ना, तो वो जो है उसका हार्ट अटैक ही हो जाएगा, वो पानी पी भी नहीं पाता, उसे इतना उसे पानी से डर लगता है। और कास्ड बाय अ वायरस, याद रखेंगे आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं रेबीज़ वायरस, लेकिन एक्चुअल नाम उसका है लाइसा वायरस, LYSA, लाइसा वायरस। और ये जो होता है ना, ये बुलेट शेप्ड होता है। अगर कोई पूछे तो बुलेट शेप्ड होता है, अंदर से RNA होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये फैलता किस तरह से है, देख लीजिए। कुत्ते ने काटा, उसके सलाइवा में ये प्रेजेंट था तो चला गया दूसरे में, उस तरह से। जैकॉल से भी होता है, वुल्फ से, कैट से, मंकी से, और बहुत सारे छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म से। इंक्यूबेशन पीरियड 3 दिन से 3 वीक तक होता है। ये डिपेंड करता है, कभी कभार तो सालों लग जाते हैं, कि अगर थोड़े से भी ये रह गए लाइसा वायरस बॉडी के अंदर, तो ये बाद में ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच गए तब ये अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। तो सिम्टम यही है, चलिए दिखा देते हैं। सिम्टम्स क्या आ जाएगा, एमलेस, रनिंग, ट्राई टू बाइट, कोशिश करता है काटने की, बार्किंग लॉडली, ये जो है कुत्ते के सिम्टम है। हाँ, इंसान कहाँ बार्क करेगा, कुत्ता जो है ज़ोर ज़ोर से, यहाँ पे मैंने लिखा भी है डॉग के बारे में, तो बार्क करता है, लॉडली, गहरी सांसें, डीप ब्रीथ लेता है, और मर जाता है लगभग 10 दिनों के बाद। ये कुत्ते के सिम्टम्स हैं। ह्यूमंस के सिम्टम्स की बात करूँ, हाइड्रोफोबिया अभी बता चुका हूँ, पानी से डर लगना, वो स्वेलो नहीं कर पाता लिक्विड की चीज़ों को, ठीक है ना। फियर ऑफ डेथ, इंसान को मरने का खौफ होता है। और कन्वल्शन, कन्वल्शन होता है वही थरथराहट होती है। इंडिया में तो मुझे पता नहीं, लेकिन अमेरिका में हाँ, एक बंदे को हुआ था, उसे ट्रीट किया गया था, उसे बेहोश किया गया, कोमा में रखा गया, उसके बाद दवाइयाँ दी जाने लगी, तो उसके बाद वो ठीक हो गया था। और अगर मैं ट्रीटमेंट, सिम्टम्स तो पता है ना, अच्छा जी, एंटीबॉडीज़ जो प्रोवाइड की जाती हैं, डायग्नाइज जो है वही यही लिखा है, एंटीबॉडीज़, लाइसा वायरस देखा जाता है बॉडी में है। और ट्रीटमेंट जो है ह्यूमन इम्यून रेबीज़ ग्लोबिन 20 मिलीग्राम IV इंजेक्शन देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अपने नए डेंगू के बारे में। डेंगू जो होता है, डेंगू सब लोगों को पता है, डेंगू जो है मॉस्किटोज़ की वजह से होता है। वही यहाँ पर लिखा है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, मॉस्किटो से फैलने वाली डिजीज़ होती है, जो होती है किस वायरस से, उर्बो वायरस। डेंगू आप लोग याद रखेंगे, काज्ड बाय उर्बो वायरस से, उर्बो वायरस से। और जिसे जो है चलाता है एक जगह से दूसरी जगह, एक ह्यूमन से दूसरी जगह, एक मॉस्किटो जिसका नाम है एडस। एडस इजिप्टी है उसका पूरा नाम, आप लोग एडस याद रखेंगे। डेंगू जो है इसका वेक्टर कौन है, वेक्टर यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, एक ह्यूमन से दूसरी ह्यूमन ले जाने वाला। यहाँ पर एक ह्यूमन है, इसे काट लिया, फिर दूसरे ह्यूमन में ले गया, वहाँ पर डंक मार लिया, उसके अंदर चला गया ये वायरस, तो वो कौन, मॉस्किटो होता है एडस। इसीलिए हम लोग इसको कैरियर कहते हैं, कैरियर ऑफ उर्बो वायरस, कैरियर ऑफ डेंगू फीवर।
कैरियर ऑफ वायरस इज एडस मॉस्किटो। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें जब डेंगू हो जाता है, फीवर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके एपिस्टैक्सिस होता है, नक्सीर फूटना, ये छोड़िए, तो रेड स्पॉट्स ऑन चेस्ट एंड रेड स्पॉट जो है चेस्ट पर आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग अगर डायग्नोसिस की बात करें तो देखिए यहाँ पर मेनली याद रखने वाली बात यह है कि इसमें WBC वाइट ब्लड कार्पुस्कल्स जो हैं, वाइट ब्लड कार्पुस्कल्स जानते हो ना, ब्लड के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं, रेड ब्लड, वाइट ब्लड और प्लेटलेट्स। तो इसमें वाइट ब्लड कार्पुस्कल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हद से ज़्यादा कम हो जाती है। जब हम लोग टेस्ट करते हैं, अगर WBC बहुत ज़्यादा कम होंगे, सिम्टम होंगे, फीवर होंगे, रेड स्पॉट होंगे चेस्ट पर, दूसरी जगहों पर, तो यही सिम्टम होते हैं डेंगू के। तो डॉक्टर जो है क्या करता है, एक तो थोड़ी बहुत ग्लूकोज लगाता है, लेकिन इसके लिए एक फ्रूट आता है बहुत ही ज़बरदस्त, जिसका नाम कीवी है, कीवी। तो इसका मैन जो होता है ना, ये जो है इंस्टेंटली आपके WBCs को बढ़ा लेता है और आप विद इन वीक जो है ठीक हो जाओगे, WBC काउंट जो है इम्प्रूव होने के बाद। तो वहीं यहाँ पर एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं या एंटीपायरेटिक्स होता है, पेन रिलीविंग ड्रग्स दी जाती हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखने वाली बात क्या क्या है। अर्बोवायरस जो है डेंगू काज करता है। इसे ट्रांसमिट कौन करता है, इसे फैलाता कौन है, वेक्टर कौन है, एडस है। और यहाँ पर होता क्या है, WBC बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं और फ्रूट खाएंगे, कीवी तो ठीक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब उम्मीद है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, तो चलिए 40 तक का बन जाएगा, लेकिन ये आज कंप्लीट कर देते हैं। बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया एयरबॉर्न डिजीज़ है, काज्ड बाय प्रोटोजोआ जानते हो ना, जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स थे उन्हीं को प्रोटोजोआ कहते थे। तो चलिए छोड़िए, ये किससे होता है, प्लाज्मोडियम से ये हो जाता है, ठीक है ना। और ट्रांसमिट होता है एनोफिलस मॉस्किटो से। मैंने अभी बताया टाइप्स बहुत सारी हैं, एडस है, एनोफिलस है। तो डेंगू जो है एडस से ट्रांसमिट होता है, मलेरिया जो है एनोफिलस से ट्रांसमिट हो जाता है। ये चीज़ पूछने वाली होती हैं, यही आप लोग याद रखेंगे। तो डेंगू जो है एडस से ट्रांसमिट, वेक्टर एडस जो है एक्ट करता है वेक्टर की तरह, और इन केस ऑफ मलेरिया एनोफिलस मॉस्किटो जो है एक्ट करता है मलेरिया के ट्रांसमीटर के लिए। ये टाइप्स है प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, यही मलेरिया को यहाँ वहाँ ले जाता है। उसके बाद ओव्यूल है, विविक्स है। तो चलिए छोड़िए, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मलेरिया के डायग्नोसिस की। तो देखिए डायग्नोसिस की बात करें तो प्लाज्मोडियम जो है, या मलेरियल पैरासाइट हम लोग प्लाज्मोडियम को ही कहेंगे, ये RBCs में चला जाता है। RBCs में चले जाने के बाद ये क्या करेगा, ये हीमोजोइन पिगमेंट्स की प्रोडक्शन करता है। किस तरह से, हीमोग्लोबिन का यूज़ करके हीमोजोइन बनाएगा। और ये ही प्लाज्मोडियम जो है क्या करता है, प्लाज्मोडियम जो है इसका जो ये हीमोजोइन है, ये क्या करेगा, ये RBCs को डिस्ट्रैक्ट करेगा। शायद आपको कन्फ्यूजन रही होगी। चलिए एक बार फिर से तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। प्लाज्मोडियम हीमोजोइन पिगमेंट्स बनाएगा, जो क्या करेंगे, जो हीमोग्लोबिन को, जो RBCs को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। फिर से एक बार बता देता हूँ, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम होता है, ये हीमोजोइन पिगमेंट्स बनाता है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर, और जो क्या करते हैं, हमारे RBCs को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ तो 12 दिन है, वो भी प्लाज्मोडियम विविक्स छोड़िए, 12 दिन है, पूछा जा सकता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक क्या हो जाता है, किस तरह से हमें पता चलता है, और एक चीज़ इसमें स्प्लीन और लिवर जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, स्प्लीन और लिवर। और कुछ और फैक्ट्स अगर मैं बात करूं, इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चलिए फिर भी आप लोग याद रखेंगे। ये जो है डिजीज़ कहाँ की थी पहले, मलेरिया जो है ये डिजीज़ थी अफ्रीका और एशिया की ये डिजीज़ थी। और प्रोफिलैक्सिस क्या है इसका, प्रोफिलैक्सिस होता है मतलब इनको हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं। प्रोफिलैक्सिस मीन्स डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग किस तरह से रोकेंगे। तो देख लीजिए, हमारा यहाँ पर बेसिक क्या है, यहाँ पर ये है कि मॉस्किटोज़ से ही ये फैलते हैं, मॉस्किटोज़ ही कैरियर बनते हैं। तो अगर हम लोग मॉस्किटोज़ को ही मार डालें तो क्या होगा,
ये ऑटोमेटिकली डिजीज़ कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग DDT का यूज़ करते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DI CHLO RO क्लोरो PHENYL डाइक्लोरो डाइफिनाइल TRI ट्राई CHLO RO क्लोरो ETHANE। फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का यूज़ करेंगे, इससे भी मर जाते हैं। BHC बेंजीन हेक्साक्लोरिक एसिड, बेंजीन BENZENE बेंजीन, हेक्साक्लोरिक HEXA हेक्सा CHLO क्लोरिक ACID हेक्साक्लोरिक एसिड, इसका भी यूज़ करते हैं। इन्हें इन मॉस्किटोज़ को ख़त्म करने के लिए, इनके लार्वास को जो छोटे छोटे होते हैं, नॉन एडल्ट होते हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो बहुत सारी आती हैं। क्विनीन की मेडिसिन, क्लोरोक्विन, और लेटेस्ट ड्रग जो आजकल चल रही है मेफ्लोक्विन चल रही है। दोस्तों होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। लास्ट डिजीज़ है तो चलिए आज इसको हम लोग कंप्लीट ही कर लेंगे। तो लास्ट में क्या आ जाता है, फिलेरियासिस। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो आ जाएगी, उसी में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके बाय 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 बाय।